नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, ईरान ने इजराइल के खिलाफ दिया है इस्लामिक बम गिराने की धमकी। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। देखेंगे कि आखिर ये इस्लामिक बम होता क्या है जिसकी धमकी दी गई है, और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप क्या इजराइल के जो चीफ हैं बेंजामिन नेतन्याहू, क्या वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। इस मुद्दे से जुड़े हुए जो विभिन्न विषय हैं उन पर डिटेल से हम बात करने वाले हैं कि आखिर इस्लामिक बम है क्या, पूरा मुद्दा ये है क्या, और इसके संदर्भ में देखें तो जो ईरान की इजराइल को धमकी है, आखिर इसके मायने क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और इसमें पूरा हम समझेंगे जो इस्लामिक बम है, इसकी जो पूरी कहानी है, आखिर वो कहाँ से शुरू होती है, कहाँ आगे उसका विस्तार देखने को मिलता है, कहाँ वो पहुँचती है, और इस्लामिक बम की थ्योरी कैसे डेवलप होती है, और पाकिस्तान ने इसे कैसे बनाया है, क्योंकि इसका जो संबंध है कहीं ना कहीं घूम फिर के पाकिस्तान से हो जाता है। तो इसकी भी चर्चा करेंगे। इसके केंद्र बिंदु में कौन से वैज्ञानिक रहे या कौन से लोग रहे, उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा कि क्या जो ईरान है, ईरान को बचाने के लिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न हैं, जैसे इजराइल पर परमाणु हमला क्यों नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि एक दो धर्रा है। जो एक कह रहा है कि नहीं, पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा कि वो इजराइल पर परमाणु हमला कर सकता है। दूसरा जो वर्ग है वो कह रहा है कि नहीं, इजराइल पर पाकिस्तान हमला करने की गलती नहीं करेगा। तो दोनों के पीछे जो तर्क है उन पर हम बात करेंगे। इसके अलावा ये भी है कि क्या इजराइल कर सकता है परमाणु बम का इस्तेमाल, क्योंकि इस समय सबसे जो गंभीर मुद्दा बना हुआ है इस तनाव के समय में, कि क्या ये जो इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव है, क्या ये परमाणु युद्ध का रूप ले सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा दुनिया भर में देखें तो कुछ ही मुस्लिम देश हैं जिनके पास क्या है कि परमाणु शक्ति है। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि कौन सा देश है जिसके पास परमाणु शक्ति है, वो परमाणु संपन्न है। अन्य जो संपन्न मुस्लिम देश हैं, जो कि आर्थिक स्थिति से देखें तो उनकी जो हालत है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उनके पास परमाणु बम नहीं है। इसकी वजह क्या है? क्या उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है? क्या वो वैज्ञानिक नहीं रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय? क्या उनके ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रतिबंध है, या इसके अलावा अमेरिका और इजराइल की जो सख्त निगरानी है वो इसके पीछे कारण है? इसके अलावा राजनीतिक और जो स्ट्रेटेजिक जो खतरे हैं, क्या ऐसे कुछ कारण हैं जिस कारण से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्या इजराइल के खिलाफ सभी जो मुस्लिम देश हैं अब वो एक होने जा रहे हैं? क्या वो एकजुट होकर इजराइल के ऊपर अटैक करने वाले हैं? ये भी एक महत्वपूर्ण जो विषय है वो देखने को मिल रहा है। और इसके संदर्भ में भी देखें तो एक दूसरा वर्ग है जो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो ही नहीं सकते। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, चाहे सिया सुन्नी मतभेद हो, मुस्लिम लीडरशिप की छवि हो, अमेरिका से जो रिश्ते हैं उसको ध्यान में रखते हुए इजराइल के साथ जो शांति समझौते हैं, आर्थिक और जो सैन्य कमजोरियां हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से कहा जा रहा है कि जो सारे मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के ऊपर अटैक तो कर ही नहीं सकते। तो ये पूरा डिटेल में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस मुद्दे की। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर आज न्यूज क्या है जिस कारण से इस मुद्दे की हम चर्चा करें। तो देखिए, ये जो पूरा आज का न्यूज है ये आपके जीएस के पेपर 2 IR से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पेपर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन के दृष्टिकोण से ये सारे जो इस समय चर्चा में न्यूज में प्लेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, इनकी जो लोकेशन है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो चलिए न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ है, ईरान बोला इजराइल पर इस्लामिक बम चलाएगा पाकिस्तान। इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर दिया जा रहा है ईरान के द्वारा। तो हम देखेंगे कि आखिर ये क्या है, कैसे इस्लामिक बम बना है, क्या यहूदियों के खिलाफ मुस्लिम जो देश हैं वो क्या एकजुट होने वाले हैं, ये आज की जो हेडलाइन है। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के खिलाफ दिया है इस्लामिक बम गिराने की धमकी। कौन सा बम है? देश बचाने में क्या नेतन्याहू जो है वो एटॉमिक बम का इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आज न्यूज चर्चा में है। खासतौर पे ईरान के इस्लामिक जो भी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी जो IRGC है, इनकी अगर हम बात करें कि ये जो गार्ड्स हैं, इनके जनरल जो रेजाई हैं उन्होंने दावा किया कि अगर ईरान पर परमाणु हमला हुआ, खासतौर पे इजराइल के संदर्भ में, तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। इस तरह की जो बात है वो अब खुलकर सामने आ रही है। ईरान के ये पूरा दावा किया गया इस्लामिक बम
तो अब ये जो इस्लामिक बम की बात कही जा रही है, तो ये अब जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो शब्दावली है, ये अब चर्चा में है और ये कहा जा रहा है कि क्या ऐसी कोई थ्योरी भी है। तो इस कारण से देखें तो ये चर्चा में है। पाकिस्तान सचमुच इजराइल पर हमला क्या करेगा, क्या सभी मुस्लिम देश एकजुट होंगे, ये सारे प्रश्न अब इसके संदर्भ में उभरना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तानी परमाणु बम के जो जनक है अब्दुल कादिर खान 2004 में लीबिया के जो मौसर गद्दाफी हैं, जो ईरान में जो इस्लामी शासन है उसको जो परमाणु टेक्नोलॉजी है उसकी आपूर्ति करने की बात कबूली थी और तभी से ये चर्चा में है कि कहीं ना कहीं ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी आई है, जो सामग्री आई है, वो पाकिस्तान के माध्यम से आई है। क्यू खान जो थे परमाणु प्रसार के लिए पाकिस्तान में नज़रबंद इन्हें कर दिया गया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि वो अकेले ये काम नहीं कर सकते थे, उनके साथ पूरा एक सपोर्ट रहा होगा, जिस कारण से ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ईरान जो है वो क्या कर सकता है, वो परमाणु बम बनाने के करीब है। ईरान ने इजराइल पर भयानक हमले किए हैं क्योंकि दोनों देशों के द्वारा इस समय देखें तो लगातार अटैक जारी है और इजराइल ज़्यादातर क्या है कि बैलिस्टिक मिसाइलों को कहीं ना कहीं ईरान के जो भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनको रोकने में उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अब पूरी तरह से 100% कामयाब नहीं हुआ है। 100 मिसाइल छोड़ी जा रही हैं तो उसमें से 94-95 मिसाइल ही जो है वो क्या कर पा रहा है, वो इजराइल ध्वस्त कर पा रहा है, उन्हें हिट कर पा रहा है। बाकी 4-5 मिसाइलें जाकर इजराइल के ऊपर गिर रही हैं और इसी के संदर्भ में कहा गया था ईरान के द्वारा कि अब हमारी प्लानिंग क्या है कि हम एक साथ 1000 मिसाइल गिराएंगे। 1000 कहने का मतलब हुआ कि आप समझ सकते हैं कि काफ़ी संख्या में जो मिसाइलें हैं उनको रोक नहीं पाएगा इजराइल। तो अब एक जो कीमत चुकाने की बात कही जा रही है वो इजराइल को कहीं ना कहीं एक नुकसान झेलना पड़ सकता है इस युद्ध में और इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि इजराइल हो सकता है कि अगर इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है तो ईरान के ऊपर परमाणु बम भी छोड़ दे और इसी के संदर्भ में ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है कि अब पाकिस्तान इजराइल के ऊपर छोड़ेगा इस्लामी बम। ठीक है, इस कारण से देखें तो जो इस्लामिक बम है वो चर्चा में है और इसी कारण से देखें तो नेतन्याहू ने इजराइल की जो राजधानी तेल अवीव है उसके पास जो भी कोस्टल रीजन है, जो तटीय शहर है बैटयाम या जो भी वहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से जो भी इमारतें हैं वहाँ पर मिसाइल हमले के जो भी स्थल है उनका दौरा किया। वहाँ की जो सुरक्षा है, वहाँ के जो लोग हैं, महिलाएं और जो बच्चे हैं खास तौर पे उनकी जो भी एक तरह से देखें हत्या हो गई है, इस तरह के अटैक में वो मारे गए, हताहत हुए हैं, तो उनके बारे में खास तौर पर जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने अलर्ट किया है ईरान को कि इसकी कीमत ईरान को चुकानी पड़ेगी। और इजराइल सरकार का दावा है कि ईरान ने अभी तक 370 जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं वो इजराइल के ऊपर दागी है, जिनमें से कुछ मिसाइलों का जो प्रभाव है वो क्या हुआ है, इजराइल पर पड़ा है और इस कारण से देखें तो लगभग 24 लोग मारे गए हैं और 600 से अधिक जो लोग हैं वो इजराइल में घायल हैं। इजराइल के लिए सबसे ज़्यादा चिंता इस बात की है कि ईरान ने अपने एडवांस जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल इजराइल पे कर रहा है। इसके अलावा ईरान ने मध्यम दूरी के और हाई रेंज के जो भी मिसाइल्स हैं, खासतौर पे इमाद उसका एक बड़ा रेंज का महत्वपूर्ण मिसाइल है, उसकी जो सटीकता है वो सबसे बेहतर मानी जाती है, उसका इस्तेमाल किया है, जो कि कहीं ना कहीं राडार से बचने में एक कारगर मानी जाती है। तो इस तरह के जो भी टेक्नोलॉजी वाले उसके मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जो गदर मिसाइल है वो भी उसकी एक महत्वपूर्ण मिसाइल मानी जाती है, उसका इस्तेमाल किया है। तो ऐसे जो एडवांस टेक्नोलॉजी के जो कह सकते हैं मिसाइल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर। और अब तो ये रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान ने फतह जो उसकी मिसाइल है उसको कहीं ना कहीं जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उस रूप में डेवलप किया है, उसका भी इस्तेमाल किया है और आगे और करने वाला है। हालांकि इन मिसाइलों का कितना असर हुआ है इसका जो स्पष्ट जानकारी है अभी नहीं खुल कर आ रही है, लेकिन ये स्थिति जरूर हो चुकी है कि इस कारण से जो तनाव है वो और आगे बढ़ने वाला है। इसी मामले में अगर हम देखें तो कई सारी बातें हैं वो खुल कर आती हैं। ईरान की जो इजराइल है उसको अब एक जो धमकी दी गई है ये चर्चा का विषय है, क्योंकि शुक्रवार को जब लड़ाई शुरू हुई थी उसके बाद से देखें तो लगातार ये बढ़ती जा रही है और ख़ास तौर पे जो ईरान के इस्लामिक जो रिवोल्यूशनरी गार्ड हैं IRGC है उसके जो कमांडर हैं उन्होंने इस तरह के कह सकते हैं कि एक बयान दिया जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। उन्होंने धमकी दी कि अगर तेल जो अबीब है
तेल अवीव ईरान के खिलाफ कोई भी अगर एटॉमिक बम, कोई भी परमाणु बम अगर ईरान के ऊपर क्या करता है, अगर वो छोड़ता है, ऐसी स्थिति आती है, तो यहाँ पर ये कहा गया कि इजराइल के खिलाफ भी परमाणु बम का इस्तेमाल होगा। मेजर जनरल जो रिजाई, उन्होंने ईरानी राज्य टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में ये कहा कि पाकिस्तान ने हमें बताया है, सीधे ये कहा गया है कि पाकिस्तान के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर एटॉमिक बम गिराता है तो हम क्या करेंगे कि पाकिस्तान इजराइल के ऊपर क्या करेगा, परमाणु हथियार से हमला कर देगा। और यूरेशियन जो टाइम्स है उसका ये भी कहना है कि ये भी दावा किया गया कि ईरान के पीछे जो पाकिस्तान है वो अपने परमाणु हथियारों के साथ खड़ा है। उन्होंने मुस्लिम एकता का इसमें कहीं ना कहीं एक आधार बनाया है, हवाला दिया है कि इस्लामिक एकता का आह्वान किया है और कहा है कि हम एक ऐसे स्थिति में, एक ऐसे मोड़ में पहुंच चुके हैं जहां हम बड़ी कार्रवाई करेंगे जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। उन्होंने धमकी दी है कि आने वाले दिनों में इजरायली शहर रहने लायक नहीं रह जाएगा और चेतावनी दी कि इजराइल के जो लोग हैं वो कब्जे वाले क्षेत्र को खाली कर दे, क्योंकि निश्चित तौर पे आने वाले भविष्य में वो जो क्षेत्र है, इजराइल का जो पूरा क्षेत्र, वो रहने लायक हम नहीं छोड़ेंगे। हालांकि इस पूरे मसले में देखें तो पाकिस्तान के तरफ से जो एक स्टेटमेंट है, जो वक्तव्य है, वो आ चुका है और उसने पहले ही दावा किया है कि वो परमाणु बम को लेकर, एटॉमिक बम को लेकर ईरान के पीछे कहीं से भी खड़ा नहीं है। वो अब कहीं ना कहीं अपनी बातों से पलट चुका है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका में थे, वो भी इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिए। अब इस पूरे मुद्दे में अगर हम देखें तो सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है वो ईरान का जो इस्लामिक बम है, जो इस्लामिक परमाणु बम है, इसकी चर्चा हो रही है। ये काफ़ी इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। और यूरेशियन जो टाइम्स है उसके मुताबिक देखें तो जो ईरान के अधिकारी हैं वो इजराइल को इस्लामिक बम की लगातार क्या दे रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं कि अगर इजराइल ईरान के ऊपर एटॉमिक बम यूज करता है तो इस्लामिक बम का इस्तेमाल जो होगा वो इजराइल के ऊपर होगा। हालांकि पाकिस्तान, क्योंकि अगर हम इस्लामिक बम की बात करें तो पूरे इस्लामिक जो भी देश हैं उसमें एकमात्र पाकिस्तान ही देश है जिसके पास परमाणु बम है। तो सीधे ये बात कही जाती है कि पाकिस्तान क्या अटैक करेगा इजराइल के ऊपर, तो पाकिस्तान अपने वादे से मुकर चुका है। इस्लामिक बम का जो विचार है ये कोई नया नहीं है। इस विचार के तहत देखें तो कई सारे जो इस्लामिक देश हैं उनका तर्क है कि सभी जो इस्लामिक देश हैं वो क्या है, उन देशों की रक्षा के लिए एक परमाणु बम होना चाहिए जो क्या करे कि सभी इस्लामिक देशों की सुरक्षा कर सके। और यही जो एक कंसेप्ट है अब वो सबके सामने आ चुका है। और इसके संदर्भ में देखें जो प्रसिद्ध ब्रिटिश प्रोफेसर मैल्कम एम क्रेग हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में कहा था कि द इस्लामिक बम परसेप्शन ऑफ मिडिल ईस्टर्न न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन 1979-89 में उन्हें लिखा कि ये विचार सबसे पहले 1970 के दशक के अंत में पाकिस्तानी जो नेता हैं जुल्फिकार अली भुट्टो और जो मोहम्मद जिया उल हक हैं उनके शब्दों के तौर पे देखने को मिला, सुनने को मिला। और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे और जिया उल हक पाकिस्तान के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले एक सैन्य तानाशाह थे। ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई उस समय देखें तो उस वक्त भी इसकी काफ़ी चर्चा देखने को मिली थी। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो 1979 में इजरायली जो प्रधानमंत्री हैं मेनाकेम बेगिन, उन्होंने ब्रिटिश नेता जो मार्गरेट थैचर हैं उनको एक छोटा सा पत्र लिखा था जिसमें उन्हें इस्लामिक बम के खतरे को नज़रअंदाज करने के खतरों के बारे में अलर्ट किया था। और तब से देखें तो ये एक इतिहास इसका देखने को मिलता है। पाकिस्तानी जो परमाणु बम के जनक माने जाते हैं अब्दुल कादिर खान, वो 2004 में लीबिया का जो मुअद्दर गद्दाफी थे और जो ईरान के इस्लामिक शासन है उसको परमाणु जो टेक्नोलॉजी है वो आपूर्ति करने की बात कबूल ली थी कि हाँ हमने ये चीज़ किया है, हमने परमाणु बम से जुड़े हुए जो भी सामग्री है, जो टेक्नोलॉजी है वो गद्दाफी को और ख़ास तौर पे देखें तो ईरान को दिया है। एक यूब खान की अगर बात करें तो परमाणु प्रसार के लिए पाकिस्तान में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया था, लेकिन जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि अकेले खान के बस की ये बात नहीं थी कि जो भी परमाणु बम है या जो परमाणु ऊर्जा है उससे जुड़े हुए जो भी टेक्नोलॉजी है, जो उसमें यूज होने वाली जो सामग्री है, जो भी इक्विपमेंट है, मटेरियल है, उसको अकेले वो हैंडल कर पाए। इसका मतलब कि इसमें बहुत सारे लोगों
के शामिल होने की बात एक्सेप्ट की गई। और इसी कारण से देखें तो इजराइल के खिलाफ जो पाकिस्तानी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल करने की जो धमकी है वो एक बार फिर से इस्लामिक बम खतरा पैदा कर दी है। और इसी कारण से देखें तो अब इसकी चर्चा भी होने लगी है। इस्लामिक बम की जो थ्योरी है, अगर थोड़ा सा थ्योरी की बात करें और पाकिस्तान ने इसे कैसे बनाया, तो खास तौर पे अगर हम देखेंगे तो 18 मई जो 1974 का समय है उसको भारत ने सफल जब परमाणु परीक्षण कर लिया, अपना एटॉमिक परीक्षण कर लिया। ये अलग बात है कि अमेरिका के द्वारा बहुत सारे जो प्रतिबंध हैं वो लगा दिए गए थे। इससे जो पाकिस्तान था, हमारा जो पड़ोसी मुल्क था, हमारा जो प्रतिद्वंदी है, जो कि हमसे अपनी तुलना करते रहता है, वो बौखला गया। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू, यहूदी, ईसाई, कम्युनिस्ट, उन सभी के पास परमाणु बम है, लेकिन सिर्फ क्या है, जो इस्लाम है उसी इस्लाम के पास क्या है कि परमाणु बम नहीं है। इस तरह का जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से आया? वो पाकिस्तान के चीफ के द्वारा आया है। और जो भुट्टो हैं उन्होंने रक्षा अपना बजट बढ़ा दिया, पाकिस्तान का जो परमाणु प्रोजेक्ट है वो तेज कर दिया। और इन पर कहीं न कहीं नीदरलैंड में जो बैठे हुए अब्दुल कादिर खान हैं वो नज़र बनाए हुए थे। वे नीदरलैंड में देखें तो वहाँ पर देखें तो फिजिक्स का एक रिसर्च लैबोरेटरी था, डायनामिक रिसर्च लैबोरेटरी, यानी कि जो FDO है उसमें काम करते थे। और वहाँ पर देखें तो नीदरलैंड में क्या होता था कि नीदरलैंड में इस लैबोरेटरी में क्या होता है कि जो यूरेनियम है उसके संवर्धन के लिए जो सेंट्रीफ्यूज है वो बनाए जाते थे। और वहीं से अब्दुल जो कादिर हैं उन्होंने यूरेनियम जो संवर्धन है, जो सेंट्रीफ्यूज है, उससे जुड़े हुए जो भी कह सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, या कहें कि उसमें यूज होने वाले जो भी ब्लूप्रिंट्स थे, उनको क्या कर लिया कि कादिर खान ने वहाँ से उसे चुरा लिया। और उसके बाद 1975 में चुपचाप वहाँ से नीदरलैंड से क्या हुए कि ये जो साइंटिस्ट महोदय थे ये कहाँ पहुँच गए? ये पहुँच गए पाकिस्तान, अपने पूरे परिवार, अपनी मियाँ बीबी बच्चों के साथ पहुँच गए पाकिस्तान। और अब्दुल कादिर की ये जो चोरी है, इस पर द गार्जियन अखबार ने डिटेल में लिखा था, डॉक्टर खान स्टोल द बम ऑफ इस्लाम, यानी कि खान ने इस्लाम के लिए क्या कर लिया कि जो बम है उस बम को चुरा लिया है। इस तरह की जो कहानी है वो खास तौर पे जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो एक न्यूज़पेपर है उसमें गार्जियन में डिटेल से छापा गया था। और धीरे धीरे यही जो थ्योरी है तेज़ी से पूरे दुनिया में फैलने लगी और मुस्लिम देशों को परमाणु जो ताकत है वो दिलाने की एक जो आवाज़ है, एक जो मुहिम है वो उठ खड़ी हुई। मीडिया में इसी कंसेप्ट को इस्लामिक थ्योरी कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ गई। और इसी के संदर्भ में ये कहा जाता है कि आने वाले समय में कई रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जाने लगा कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब ने 1970 यानी 70 के दशक में, 80 के दशक में पाकिस्तान के परमाणु जो प्रोग्राम्स थे, जो भी परमाणु जो बम है उसके लिए जो भी कार्यक्रम था, उसके लिए सऊदी अरब ने क्या किया था कि फंड अरेंजमेंट किया था। कुछ जो विश्लेषक हैं वो ये भी मानते हैं कि सऊदी अरब ज़रूरत पड़ने पर पाकिस्तानी जो परमाणु हथियार हैं उनका इस्तेमाल करना चाहता था, यानी कि सऊदी अरब पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता था। और इसी कारण से उसने पाकिस्तान को इसके लिए फंड जनरेट किया। 1980 और 90 के दशक में देखें तो बहुत सारे जो इस्लामिक देश हैं, खासतौर पे इराक, ईरान, लीबिया, नाइजर, पाकिस्तान, एक दूसरे से कहीं ना कहीं एक तरह से एक विरोधी जो मुस्लिम देश थे उनके बीच में कहीं ना कहीं देखें तो एक समानता आ गई, उनके बीच में एक लगाव आ गया। और वो किसको लेकर आया? तो वो इस्लामिक बम को लेकर आया। और 80 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान ने चीन का सहारा लिया। चीन के सहारे के साथ परमाणु बम बनाने का जो ब्लूप्रिंट है वो क्या कर लिया? पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। और इसमें खास तौर पे जो यूरेनियम है, यूरेनियम का जो एक्सप्लोजन है, जो विस्फोट है, उसकी जो डिज़ाइन है उसका इस्तेमाल किसने किया? पाकिस्तान ने। और ये चीन की सहायता से देखेंगे तो एक बड़ा जो परिवर्तन है वो पाकिस्तान ने कर डाला। और 85 और 90 के दशक के बीच में पाकिस्तान को जो परमाणु बम है वो बनाने के लिए जो भी जरूरी संवर्धित यूरेनियम था वो उस समय तक मिल गया। इस दौरान पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बीच में देखें तो जो टेक्नोलॉजी है
उस टेक्नोलॉजी का जो स्वैप हुआ वो हुआ जिसमें पाकिस्तान ने सेंट्रीफ्यूज तकनीक दे दी कोरिया को, और परमाणु बम के लिए देखें तो जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो भी प्रदान की। अब्दुल कादिर ने ईरान को भी जो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी है वो दे दिया। और इसके बाद देखें तो घटनाक्रम 1990 तक पहुंच जाता है। अमेरिकी जो इंटेलिजेंस है उसकी रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक जो पाकिस्तान है उसने परमाणु बम बना लिया है, ऐसी बात अमेरिका के तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। और तब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो नवाज शरीफ थे। उन्होंने सही मौके का इंतजार किया और 1998 में उन्होंने इसके लिए बाकायदा देखें तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि अनाउंसमेंट कर दिया। और इसके बाद देखें तो 11 और 13 मई 1998 को भारत ने भी राजस्थान का जो पोखरण था उस पोखरण रेंज में 5 परमाणु जो परीक्षण है वो भी कर दी, जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये अलग बात है कि भारत के ऊपर कई सारे जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए। इसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से क्या हुआ कि इसके लिए एक तरह से देखें तो प्रतिक्रिया में आ गया कि भारत ने 5 परमाणु जो परीक्षण है वो कर दिए, हमने भी करने हैं, हमें पूरे दुनिया को दिखाना है, भारत को अपनी ताकत दिखाना है। और उसके बाद देखें तो पाकिस्तान ने भी भारत के परमाणु परीक्षण करने के 17 दिन बाद ही क्या कर दिया कि अपना जो परमाणु परीक्षण है वो कर दिया। खारन का जो रेगिस्तान है, आपको ये वर्ड खारन जो डेजर्ट है ये पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा। खारन जो डेजर्ट है, ये जो डेजर्ट है ये आपको पाकिस्तान में, जैसे हमने अपना राजस्थान का जो पोखरण क्षेत्र है हमने पोखरण में किया, तो पाकिस्तान ने खारन डेजर्ट में अपना जो परीक्षण है वो टेस्ट कर दिया। तो इस तरह से इसकी जो शुरुआत है वो देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर बात करें कि क्या ईरान को बचाने के लिए पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला करेगा, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो इजराइल ने ईरान, यमन, फिलिस्तीन पर हमले किए हैं। अगर मुस्लिम देश अब तक एकजुट नहीं हुए तो हर देश का कहीं ना कहीं जो एक भुगतान करने की बात है, जो हश्र है वो भुगतना तो पड़ेगा। ईरानी हमारे भाई हैं, इस तरह का जो स्टेटमेंट है अब वो घूम रहा है। पाकिस्तान का जो परमाणु हथियार है उसको एक ऐसे इस्लामिक बम के तौर पे अब पेश किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल सारे जो मुस्लिम देश हैं वो कर सके। हालांकि ये सच्चाई से बहुत दूर है। इजराइल पर परमाणु हमले के ईरानी जो दावे हैं वो खुद पाकिस्तान ने उन्हें नकार दिया है, उनका खंडन किया है। पाकिस्तान के जो भी रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा इस्लामाबाद में इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले का कोई भी बात नहीं किया गया, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है, सरकार का इस पर कोई भी स्टैंड नहीं है और हमारा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस्लामिक बम है ये लगातार कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। इजराइल पर जो परमाणु हमला है वो क्यों नहीं करेगा पाकिस्तान, तो इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि जो विदेश मामलों के जानकार हैं उनका ये कहना है, जैसे अगर हम बात करें अपने देश जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बड़े ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ऐसे विदेश मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर राजन कुमार, उनका ये कहना है कि इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पाकिस्तान कभी भी ईरान का सैन्य साथ नहीं देगा, क्योंकि पाकिस्तान सुन्नी राष्ट्र है और ईरान शिया राष्ट्र है। बलूचिस्तान को लेकर भी कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में जो एक मतभेद है वो है। 2024 में ईरान और पाकिस्तान के बीच में देखें तो गोलाबारी भी हुई थी, तनाव की स्थिति देखने को मिली थी। पाकिस्तान सिर्फ ईरान के समर्थन में बात कर सकता है, ये हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका है। इजराइल को ट्रंप का खुला समर्थन है। पाकिस्तान को देखें तो आर्थिक और सैन्य सहायता देने वाला जो अमेरिका है उसको न्यूक्लियर जो इस्तेमाल है उसकी अनुमति नहीं दे सकता है। और पाकिस्तान का जो मुख्य फोकस है वो भारत है और वो अपनी परमाणु जो शक्ति है उसको भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करता है। जैसा कि हमने बताया कि जब भारत ने पोखरण में अपने 5 परमाणु टेस्ट किए उसके 17 दिन बाद ही पाकिस्तान ने क्या किया कि अपना टेस्ट कर दिया, यानी उसका ओवरऑल जो कार्यक्रम है वो भारत के संदर्भ में ही है। ईरान के लिए परमाणु हथियारों का जो इस्तेमाल है वो करके पाकिस्तान अपने को खतरा में नहीं डाल सकता, खतरा मोल नहीं सकता। प्रोफेसर ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान उल्टा अमेरिका और इजराइल का गुप्त सहयोग कर सकता है ईरान के खिलाफ, अपने हवाई क्षेत्र सैन्य अड्डों का उपयोग करने की इजाज़त दे सकता है, चाहे वो अमेरिका की बात करे चाहे वो इजराइल की बात करे। ये भी संभावना है कि ईरान के परमाणु जो हथियार हैं उनके इस्तेमाल की जो बात है उसको और इस तरह की जो कमज़ोर करने की बात है उसमें सहयोग कर सकता है पाकिस्तान, इजराइल और अमेरिका का। तो इस तरह की जो बातें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। तो क्या इजराइल कर सकता है परमाणु बम का इस्तेमाल, तो ये एक गंभीर विषय है। इसमें भी अगर देखें तो इंडियन एयरफोर्स के जो पूर्व अधिकारी हैं
उनका ये कहना है कि इजराइल परमाणु विकल्प पर तभी विचार करेगा जब उसे ईरानी जो मिसाइलें हैं उनका खतरा अधिक महसूस होगा, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो ईरान के तरफ से इजराइल के तरफ जो मिसाइलें मान लिए अगर 100 आ रही हैं तो उसमें से मैक्सिमम क्या है कि 3 या 4 जो मिसाइलें हैं वही क्या पहुंच रही हैं, वो इजराइल तक पहुंच रही हैं। और हाल ही में जैसा कि ये सुनने को मिला है कि वो क्या है कि बंकर बस्टर जो बम है वो अमेरिका से लेकर ईरान के जो प्रमुख परमाणु स्थल है उनको टारगेट करने जा रहा है। जो खमनई है, जो ईरान के सर्वे सर्वा हैं, उनको टारगेट करने जा रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर खमनई मर गए तो ईरान में जो सत्ता परिवर्तन है वो हो जाएगा। जो भी परमाणु स्थल है जो कहीं ना कहीं कहे जा रहे हैं कि बंकर में संचालित हो रहे हैं, जो जमीन से 200-300 फीट अंदर कंक्रीट वाले क्षेत्र में है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बमवर्षक जो विमान है, जो बंकर बस्टर जैसे बड़े ही दुनिया के खतरनाक जो बम है उनका इस्तेमाल करेगा। तो परमाणु जो कार्यक्रम है वो ईरान का तो ऐसे ही समाप्त हो जाएगा। वहाँ के जो चीफ हैं खमनई वो मर जाएंगे, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर क्या है, जो इजराइल की मंशा है कि ठीक है हम ईरान को परमाणु कार्यक्रम नहीं संचालित करने देंगे, वो पूरा हो जाएगा। तो फिर परमाणु बम इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और यही सुनने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि इजराइल के पास देखें तो परमाणु बम तो 90 से भी अधिक हैं, लेकिन इजराइल के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। ये सार्वजनिक तौर पे न तो अमेरिका ने कहा है न ही इजराइल ने माना है। तो इस कारण से कहीं ना कहीं देखें तो ये एक मुद्दा गंभीर लगता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौजूदा जो हालात हैं उसमें पूरी दुनिया में जो परमाणु हथियारों की जो एक जंग है वो हो सकती है आने वाले समय में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। यही नहीं, दुनिया भर के देखें तो बहुत सारे जो मुस्लिम देश हैं वो हर स्थिति में मजबूत हैं, लेकिन उनके पास परमाणु बम नहीं है। इसके पीछे आखिर कारण क्या है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस्लामिक सहयोग संगठन जो OIC है, इसके 57 देशों में देखें तो सऊदी अरब जैसे जो अमीर देश हैं उनके पास भी देखें तो अभी तक परमाणु हथियार नहीं है। और इसके लिए देखें तो सभी जो देश हैं वो किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो सऊदी अरब के ऊपर ही डिपेंड है। एक सऊदी अरब ही मात्र देश है जिसके एक मान लिया एक पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान के ऊपर ही सारे जो मुस्लिम देश हैं वो डिपेंड है। पाकिस्तान ही परमाणु संपन्न देश है। अब इन सभी देशों के पास अगर हम बात करें कि जो भी 57 लगभग जो देश हैं मुस्लिम जो राष्ट्र हैं, इनके पास जो परमाणु बम है, ये नहीं होने के पीछे कारण क्या है, तो महत्वपूर्ण जो कारण है उनको हम समझ सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, जो वैज्ञानिक हैं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो कमी है, क्योंकि परमाणु बम बनाने के लिए देखें तो जो यूरेनियम है 235 चाहिए और इसकी जो मौजूदगी है, इसे अगर देखें तो ये कहा जाता है कि 90% तक इनरिच्ड करना पड़ेगा, इसे समृद्ध यानी कि एनरिचमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर प्लूटोनियम है तो प्लूटोनियम की बात कही जा रही है कि प्लूटोनियम जो 239 है उसकी ज़रूरत होती है। और इसके लिए एडवांस जो सेंट्रीफ्यूज है उनकी आवश्यकता होती है। और यही नहीं, परमाणु जो रिएक्टर्स हैं उसके लिए बड़े स्तर के एडवांस जो एक्सपर्ट्स हैं वो होने चाहिए। और पाकिस्तान के लिए जो अब्दुल कादिर थे, वो चूंकि नीदरलैंड में एक लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, वहाँ से भाग आए और वहाँ से जो भी ब्लूप्रिंट्स है और इससे जुड़े हुए जो भी टेक्नोलॉजी है वो लाए। लेकिन इस तरह की जो स्थिति है अन्य सभी देशों में नहीं है। तो एक बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी और वैज्ञानिकों की कमी। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जो NPT है, ये जो संधि है, इसमें सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रही है। 1968 में 1968 की अगर हम बात करें तो 1968 में परमाणु बम बनाने को रोकने के लिए ये जो एग्रीमेंट है, ये जो ट्रीटी है, ये दुनिया में लाई गई थी। और सभी जो गैर परमाणु हथियार वाले देश हैं उन्होंने इस संधि पर साइन भी किया था, सहमति भी दी थी। इन देशों को परमाणु हथियार बनाने की इजाज़त ही नहीं है। बस ये है कि अब तक जितने बना चुके हैं वो ही इस पर काम कर सकते हैं, या उसके ज़्यादातर जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने NPT के मेंबर के तौर पे एग्रीमेंट को साइन किया है। और इस पर पैनी नज़र भी रखी जाती है, ख़ास तौर पे अमेरिका और इजराइल के द्वारा, क्योंकि ये दोनों क्या है कि लगातार इस पर सख्त जो निगरानी है वो रखते हैं कि कोई मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया या फिर अन्य जो देश हैं वो क्या करें, वो परमाणु हथियार न बना ले। इस पर लगातार कहीं ना कहीं नज़र रखी जाती है। और ये इसीलिए रखा जाता है कि जो एक पावर बैलेंस है वो कहीं न कहीं देखें तो डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि यहाँ पर देखें तो मिडिल ईस्ट या जो वेस्ट एशिया है, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये तनाव हमेशा रहता है।
और इसमें अगर देखें तो एक पावर जो बैलेंस है वो एक बड़ा मैटर है। यही नहीं, राजनीतिक और जो स्ट्रेटेजिक खतरे हैं उसकी भी कमी देखने को मिलती है। जैसे पाकिस्तान ने परमाणु बम बनाया क्योंकि भारत परमाणु शक्ति बन चुका था। सऊदी अरब और यूएई जैसे जो मुस्लिम देश हैं वो अमेरिका की हिफाजत में हैं, तो उनकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो खुद अमेरिका ले रहा है। तो इस तरह के जो कारण है, इस कारण से अगर हम देखेंगे तो मुस्लिम देशों के पास क्या है, परमाणु हथियार नहीं है। ऐसे ही अगर देखें, क्या इजरायल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश ईरान के साथ एकजुट होंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 जून को कतर के विदेश मंत्रालय ने देखें तो ईरान पर हमला करने को लेकर जो इजरायल है उसको घेरा। कतर ने कहा कि इजरायल ने ऐसा कदम तब उठाया है जब दुनिया भर के देश मिडिल ईस्ट में शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। इजरायल को हमले को रोकना चाहिए। वहीं सऊदी अरब जो है, जो कहीं ना कहीं देखें तो यूएसए से सटा हुआ है, सऊदी अरब ने भी ईरान के समर्थन में बयान दिया। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल का ईरान पर हमला अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसके खिलाफ है। सऊदी के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, इसकी आलोचना की। ओमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके रीट्वीट किया कि इजरायल ने ये हमला ऐसे वक्त में किया है जब ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु वार्ता फिर से शुरू होने वाली है और ये साफ तौर पे कूटनीतिक जो भी काम है उन कामों में या एक तरह से जो भी कूटनीतिक रणनीति है उसे विफल करने का प्रयास है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो लगातार आ रहे थे, लेकिन इस पर अगर देखें तो किसी देश ने स्टैंड नहीं लिया है। यही नहीं, प्रोफेसर राजन कुमार कहते हैं कि सभी जो मुस्लिम देश हैं ये ईरान के हक में और इजरायल के खिलाफ सिर्फ क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट दे सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, बयानबाजी दे सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे कई सारे कारण हैं कि ईरान के साथ ये एकजुट नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें जो महत्वपूर्ण कारण है, जैसे सिया सुन्नी जो मतभेद है वो एक बड़ा कारण है, क्योंकि ईरान सिया जो बाहुल देश है वो माना जाता है। सऊदी, यूएई, कतर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे जितने भी देश हैं ये क्या है, ये सुन्नी है, ये सुन्नी समुदाय से बिलोंग, यहाँ पर सुन्नी समुदाय सबसे अधिक है। इस वजह से चूंकि सिया सुन्नी में हमेशा तनाव की स्थिति देखने को मिलती है, तो इन वजहों से दोनों समाजों के बीच में देखें तो हमेशा विवाद रहा है। हालांकि 2023 में सिया सुन्नी के बीच में जो मतभेद है वो खत्म करने की पहल कई स्तरों पे की गई, लेकिन अभी तक जो नतीजा है वो सकारात्मक नहीं है। फिलिस्तीन का जो हमास संगठन है वो सुन्नी होने के बावजूद जो ईरान है उसका समर्थन करता है, लेकिन सऊदी अरब इसे दूरी बनाए रखता है। यही नहीं, जो मुस्लिम लीडरशिप की जो छवि है कि सभी मुस्लिम देशों में हर एक देश चाहता है कि मैं ही लीडर बनूं, तो आपस में ही क्या है कि उनके बीच में संघर्ष चलते रहता है। जो भी चाहता है देश वो चाहता है कि मैं लीडर बनूं। ऐसे में अगर मुस्लिम देशों ने ईरान के सपोर्ट किया तो लीडरशिप के लिए जो ईरान की छवि है वो मजबूत हो जाएगी कि हाँ अब क्या है कि लीडर हमारा ईरान है, और ये कोई भी मुस्लिम देश नहीं चाहता है, तो इस कारण से भी ये संभव नहीं है। यही नहीं, अमेरिका से जो रिश्ते हैं वो बिगड़ने की संभावना है, क्योंकि इजरायल अमेरिका का करीबी सहयोगी है। सऊदी अरब हो, यूएई हो, मिस्र हो, जॉर्डन हो, इतने ये सारे जो मुस्लिम देश हैं इनका अमेरिका से कोई ना कोई देखें तो या तो सैन्य संबंध है, आर्थिक संबंध है, राजनयिक संबंध है। तो इस तरह के जो संबंध है कोई भी देश अमेरिका से पंगा लेना नहीं चाहता है। यही नहीं, इजरायल के साथ जो शांति समझौते हैं, क्योंकि देखें तो 1979 में जो मिस्र, इजिप्ट है, उसने एक एग्रीमेंट किया था इजरायल से। जॉर्डन का जो एग्रीमेंट है वो समझौता इजरायल से है। यूएई, बहरीन, मोरक्को, इन्होंने भी 2020 में एक अब्राहम समझौता किया था। तो कई सारे जो देश हैं उनके जो समझौते हैं वो इजरायल से हैं। और दूसरी बात है कि आर्थिक और जो सैन्य कमजोरी है, क्योंकि जो भी ये पूरा मध्य पूर्व वाले जो देश हैं, इस्लामिक देश, यमन है, सीरिया है, लीबिया है, ये सारे जो देश हैं कहीं ना कहीं देखें तो अपने जो भी आंतरिक संघर्ष हैं उनसे जूझ रहे हैं। इनकी जो माली हालत है वो अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति खराब है, इनकी जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो ये सभी कारण हैं जो मिलकर ये कहते हैं कि हाँ, जितने भी ये सारे देश हैं ये एकजुट होकर ईरान की मदद नहीं कर सकते, सिर्फ भाषणबाजी कर सकते। और इसी के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर राजन हैं वो कहते हैं कि मुस्लिम देशों की जो ईरान है
ईरान का सपोर्ट न करने की सबसे वजह जो बड़ी है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका कई देशों को सपोर्ट करता है। अगर अमेरिका सपोर्ट अपना हटा लिया तो ये जितने भी देश हैं ये कई सारी समस्याओं से घिर जाएंगे। सभी मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ बयान इस कारण से केवल दे सकते हैं, कोई भी ईरान का सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इस तरह का ये पूरा टॉपिक था जिस पर हमने चर्चा की कि आखिर इस्लामिक बम है क्या, इसका जो थ्योरी है इस्लामिक बम थ्योरी ये कहाँ से आई, और इसके संदर्भ में बहुत सारे जो अहम मुद्दे थे उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।